देखिए कोनिक सेक्शन के तहत सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल को आप कई तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला जो बेस होगा वो है लोकस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकस। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकस सर्कल को कैसे आप डिफाइन करते हैं? तो इस तरह से करते हैं कि इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, है ना, इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point always remains constant। तो देखिए, अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव करे और यहाँ फिक्स पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया जी, एक फिक्स पॉइंट हो गया, और यहाँ P जो है ये मूविंग पॉइंट है। तो इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, ये इसका मूवमेंट है, चाहे मूवमेंट जैसा भी हो, इस तरह से ये चल रहा है। तो इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, माने किसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट ये है, यहाँ से ये, 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 इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यदि किसी समतल में किसी बिंदु के घूमने से या कोई बिंदु इस तरह से घूमे कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी हमेशा स्थिर बनी रहे, तो इस मूविंग पॉइंट के जो पाथ है, लोकस है, उसको क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो सर्कल क्या हो गया, लोकस हो गया। किसका लोकस, पॉइंट का। पॉइंट कैसा होना चाहिए, मूविंग पॉइंट। कैसा मूव करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस, ठीक है ना। और किस कंडीशन के तहत मूव करे, कि वो ऐसा घूमे कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी हमेशा स्थिर रहे, तो इस बिंदु के बिंदु पथ को ही सर्कल कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस फिक्स पॉइंट का नाम दिया गया सेंटर। इसको क्या कहा जाएगा, सेंटर। तो ये फिक्स पॉइंट जो है सेंटर के नाम से जाना जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, चूंकि ये हमेशा इक्वल है, तो आप इसको रेडियस या आर से डिनोट कीजिए या फिर ए से डिनोट कीजिए, तो ये रेडियस कहलाता है। चलिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स, ठीक है ना, सेट के आधार पर भी हम इसको देखेंगे कि यह सर्कल क्या होता है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन आप पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन भी लोकस ही होता है पॉइंट का, और वो सिंपलेस्ट लोकस होता था। ये सर्कल भी जो है लोकस के रूप में तो पढ़िए लिए। तो सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इस तरह का सेट ऑफ पॉइंट्स है कि इक्वी डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, बात वही है, लेकिन आप उसको दूसरे तरीका से कह रहे हैं। अब देखिए, इक्वी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऐसा सेट ऑफ पॉइंट है, पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंस पर रहे, समान दूरी पर रहे। ठीक है, तो ऐसे बिना लोकस का भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक तीसरा बेसिस है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन के बेसिस पर कैसे हम सर्कल को डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए पहले कोनिक सेक्शन को जानना होगा, तब ना तीसरा डिफिनीशन करेंगे। ऐसे एक डिफिनीशन काफी है सर्कल समझने के लिए, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे भी उसका लाभ मिलेगा। तो यदि आप लोग सोचते हैं कि सफिशिएंट है, अब आगे बढ़े, सर्कल का प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर काम हम लोग करें, तो ठीक है।
और नहीं तो अगर आप लोग और तेज बनना चाहते हैं तो कोनिक सेक्शन बताएंगे। बोलिए, छोड़ दें या कोनिक सेक्शन बताएं? कोनिक सेक्शन बताइए। पक्का? चलिए देखिए, कोनिक सेक्शन के बेसिस पर न सिर्फ सर्कल बल्कि हम लोग एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को भी जानेंगे। ठीक है ना? तो देखिए कोनिक सेक्शन आप कैसे समझिए, आसान है। एक लाइन ले लीजिए, मान लिया जाए कि इस लाइन को हम एल कह दिए कि एल एक लाइन है। अब एक दूसरी लाइन आप लीजिए, ये वर्टिकल लाइन है। एक दूसरी लाइन लीजिए, मान लिया जाए कि इसको आप कुछ एम कह दीजिए। ठीक है ना? कि यह एल है, यह एम है। अब ये लाइन जो है एम, मान लिया जाए कि इसके साथ जो है अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, इस लाइन एम को आप रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, माने आप घुमाते हैं। अब आप चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको जब रोटेट करते हैं, किसके एलोंग? किसके एलोंग? तो एल के एलोंग। ठीक है ना? एल के एलोंग इसको आप रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कट हो रहा है, ठीक है, तो इसको जब रोटेट करेंगे ना, घुमाएंगे ना, तो ये एक सेक्शन, एक क्षेत्र, एक रीजन का निर्माण करेगा। ये कागज पर भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो जो रीजन का वो बनाएगा, जो सेक्शन बनाएगा, ठीक है ना, उसी सेक्शन को हम लोग कोनिक सेक्शन कहेंगे। और इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको रोटेट करेंगे ना, तो देखिए जब इसको ऐसे करेंगे तो ये भी ऐसे आएगा। समझ गए? ये प्रयोग करिए। ये तो फिक्स लाइन हो गया और इसको आप रोटेट करा रहे हैं। तो अगर इसको मान लेते हैं कि थोड़ा सा आप इसको ऐसे अगर ले जाते हैं, तो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा। और फिर आप इसको ऐसे राउंड घुमा सकते हैं। तो ऐसे घूमने से एक इस तरह के आकृति का जो है ना फिगर बनेगा। देखिए ध्यान से, ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है? ये जो लाइन है ना, ये एल वाला लाइन है। ये जो है ना एक्सिस इसका कहलाएगा। ऐसा फिगर कभी आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में कभी आप लोग ऐसा देखे हैं? कहाँ देखे हैं? डमरू, हाँ, वेरी गुड। डमरू जो है भी ऐसा होता है। और कहाँ देखे हैं? अच्छा, चिनिया बादाम, मूंगफली आप लोग खाए हैं कभी? हाँ, तो अब तो ऐसा वाला कम आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। वो भी इसी टाइप का कुछ रहता है। ठीक है ना? तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो व्यवहारिक जीवन में ऐसा बनता है। तो अब आप लोग इसको ऐसा बना लिए, तो इसको रोटेट कौन लाइन हो रहा है? एम। तो ये लाइन देखिए एम है, ये भी लाइन एम है। समझ गए ना? ये एल लाइन है, एम चूंकि रोटेट हो रहा है, तो एम ही एक्चुअल में ऐसा रीजन बनाता है ना। एम ही जो है इस तरह का सेक्शन का फॉर्मेशन कौन करता है? एल की एम। एम चूंकि एल तो फिक्स ना है, तो वो एक्सिस हो गया, इस तरह का जो रीजन बनता। और एम चूंकि रोटेटिंग है, तो उसको जेनरेटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जेनरेटर। क्या कहा जाएगा? जेनरेटर। तो जेनरेटर समझते हैं ना आप लोग? और व्यवहारिक जीवन में भी जनरेटर होता है ना। तो वो जनरेटर और इस जनरेटर में क्या अंतर है? वो एक मशीन है और यह जो है जनरेटर माने बनाने वाला, निर्माण करने वाला, जनक। ठीक है ना? तो इसको हम जनरेटर कहते हैं। चलिए, तो एम जो है जनरेट करने वाली लाइन है, जनरेटिंग लाइन इसको कह सकते हैं, जनरेटर कह सकते हैं। तो ये हो गया जनरेटर।
और यहाँ पर जो है ना इसको वर्टिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्टिक्स। तो ये हुआ वर्टिक्स, ये हुआ जनरेटर। और यह जो एंगल है, ठीक है ना, देखिए जैसे, तो ये एंगल जो है अल्फा है। अब देखिए, तो ये कोनिक सेक्शन का भी डिफिनीशन है, और ये कोनिक सेक्शन भी एक्चुअल में क्या है, यह भी किसी पॉइंट के मूवमेंट के मूव करने से बना हुआ एक लोकस ही है। तो कोनिक सेक्शन इज आल्सो ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठहर कर करेंगे हम लोग। जब हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहां पर फिर एक बार आप लोगों को हम बताएंगे। अभी सर्कल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, जब इस सेक्शन को, इस कोनिक सेक्शन को प्लेन तो आप जानते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि प्लेन को हम एक नोटेशन ऐसे दे दे, ये प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो जब इस कोनिक सेक्शन को और प्लेन दोनों का यूज करके प्लेन से यदि इसको हम कट करते हैं, एक बात और आप लोग जानिए, बाद में सिखाएंगे लेकिन समझ लीजिए, यह वर्टिक्स जो है ना इस पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और इसके ऊपर वाला जो ये बना है ना गोलाकार आकृति, तो इसको अंग्रेजी में एक वर्ड है NAPPE। क्या वर्ड है जी? NAPPE। अब चूंकि अंग्रेजी है, लिखा तो कछु पढ़ी जा तो कछु, कुछ भी पढ़िए चलेगा। नपे नैप है ना, तो ये ऊपर भी बनता है और ये नीचे भी बनता है। तो जब ऊपर बना तो अपर नैपे, और नीचे जो बना है ना तो ये जो है लोअर नैपे, नैप्ड। इसका मतलब है कि डबल, दुगुना, है ना। तो दो चीज इसमें, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो इस सेक्शन को है ना नैपे के नाम से जाना जाएगा। ये भी नैपे, ऊपरी और निचला। तो कोनिक सेक्शन समझ में आ गया कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है, कैसे जनरेट होता है। अब है कि प्लेन से इसको कट अगर किया जाए, प्लेन से कट करने का मतलब क्या है? तो देखिए, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कागज पर ऐसा बनाते हैं तो ब्लेड एक ले लीजिए। ब्लेड कौन सा है? वो ब्लेड जानते हैं, देखे हैं ना? हाँ, ब्लेड देखे हैं जी आप लोग? यस सर। ठीक है। चूंकि नई नई चीजें बनती जा रही हैं, तो पुरानी चीजें जो है ना अब देखने में आ नहीं रहा है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं। लेकिन साइंस को समझना है, गणित को समझना है, तो चीजों को ध्यान में रखना ही रखना होगा। इसीलिए अगर भारत के बच्चों को भारत के उदाहरण से न समझाया जाए तो विज्ञान की समझ मुश्किल है, और इसीलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को यहाँ की भाषा में जब बताया जाएगा, यहाँ के उदाहरण से समझाया जाएगा, तब न समझ में आएगा। चलिए, तो ब्लेड से इसको हम कट करते हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीका से कट करेंगे, कभी वर्टिकली करेंगे, कभी 90 डिग्री का से लेस एंगल बनाते हुए कट करेंगे। मैंने इसका मतलब ऐसे मान लेते हैं कि हम कभी ऐसा बना दिए, ये प्लेन हो गया, ठीक है ना, या कभी हम इस तरह का बना दिए, ओके, ये एक प्लेन से है, प्लेन से ब्लड, तो यहाँ से ही कट कर दिए। फिर कभी इस तरह से बना दिए, है ना। तो डिफरेंट जो है ना एंगल से हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के बाद जो है ना डिफरेंट जो शेप का हमें फिगर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो पॉइंट भी मिलेगा। इसको कट करने से डिपेंड है कि प्लेन से हम कट कहाँ कर रहे हैं, तो पॉइंट भी मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा, पैराबोला भी मिलेगा, इलिप्स भी मिलेगा, और हाइपरबोला भी मिलेगा। तो पॉइंट से लेकर और हाइपरबोला तक इसी से सब मिल जाएगा, ठीक है ना। बस केवल कट करने का तरीका है, अलग अलग जगहों पर कट करेंगे, अलग अलग एंगल से कट करेंगे, अलग अलग कंडीशन से कट करेंगे, तब हमें
मिलते जाएगा। तो यहाँ हम लोग को अभी फोकस करना है सर्कल पर। सर्कल के लिए यहाँ ये कहाँ पर कट करेंगे कि हमें सर्कल मिलेगा। देखिए, अब पॉइंट मिलेगा तो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सर्कल की बारी है, तो अभी केवल हम लोगों को उतना ही से मतलब है कि सर्कल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सर्कल को दो तरीका से पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। अब ये तीसरा तरीका था जो बताया कि कोनिक सेक्शन के द्वारा डिफाइन करेंगे। अब हम लोग को जो देख रहे थे कि कोनिक सेक्शन में क्या करना है और किस कंडीशन के तहत हमें सर्कल मिलता है। तो देखिए, ये आप एक प्लेन है ना, और ये प्लेन जो है ना, अगर इस लाइन एल के साथ यदि ये 90 एंगल पर कट करे, ठीक है ना, ये 90 एंगल पर कट करे ये, ठीक है ना, तो सर्कल बनता है, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग सिचुएशन में जब ये कट करेगा तो पॉइंट बनेगा, फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर एलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा और हाइपरबोला बनेगा। तो अभी हम लोग को सर्कल से मतलब है, यानी कि कोनिक सेक्शन में कोनिक सेक्शन को यदि हम कोनिक्स को यदि हम इस प्लेन के द्वारा कट करें, माने ब्लेड से काट दें और सीधा 90 डिग्री पर सीधा करके, टेढ़ा ब्लेड नहीं करें, सीधा ऐसे करके ऐसे काट दें तो सर्कल बनेगा। और उसी का सिचुएशन बदलेंगे, 90 से कम पर काटेंगे, यानी कि ब्लेड थोड़ा हम टेढ़ा कर दिए, ब्लेड ऐसे अगर कर दिए, ऐसे कर दिए तो टेढ़ा हो गया ना जी, फिर थोड़ा सा इधर घुमा दिए तो डिफरेंट एंगल पर कट करके डिफरेंट हम फिगर पाते हैं। जब जब हम लोग जो चीज पढ़ेंगे उसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको बीटा से डिनोट किया जाए तो व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वी ऑब्टेन ए सर्कल। तो सर्कल को हम लोग डिफाइन कर लिए, वृत्त को कई तरीका से परिभाषित कर चुके हैं कि वृत्त हिंदी में बोलेंगे तो वृत्त क्या है, तो समतल में किसी बिंदु के समतल में कोई बिंदु इस तरह से घूमे कि उसकी दूरी एक निर्धारित एक निश्चित बिंदु से हमेशा बराबर बनी रहे, तो उस बिंदु के घूमने से एक पाथ बनता है जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। और अंग्रेजी में तो डिफाइन कर ही चुके हैं हम लोग पहले। चलिए, अब हम आते हैं सर्कल पर। ये तो हो गया। अब देखिए, ये सर्कल है, जैसा कि हम लोग सीखे हैं, ये क्या होता है सेंटर, ये क्या होता है इसका रेडियस। तो अब हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। अभी तक स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन निकाले, अब किसका इक्वेशन निकालेंगे, सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम पहले एक्सेस सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सेस सिस्टम में क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये एक्स एक्स हो गया ऐसे, ये ओरिजिन हो गया। अब ये मूविंग पॉइंट बी है, इसी के मूव करने से सर्कल बना। मान लिया जाए कि यहाँ से ओ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है या ए है, जो भी सिंबल आपको अप्रोप्रिएट हो, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, क ख ग कुछ भी। तो ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 0। कितना हो गया जी, 0 0। और पी जो पॉइंट होता है, आप स्ट्रेट लाइन में ही ये नियम जानते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब निकालना होता है तो उस लाइन पर हम लोग एक करंट पॉइंट पी एक्स वाई ले लेते हैं। तो सर्कल का निकालना है तो सर्कल पर भी ले लेंगे। तो लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है ना। तो ये हमारा फिगर हो गया। ये तो इस तरह की बात आप लोग लिख सकते हैं, आप समझिए। अब देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं, इसका कुछ नाम दे दिया जाए, मान लेते हैं, अच्छा पी तो है ही, ठीक है, ओपी। अब यहाँ पर एम कह दिए, तो देखिए एक ट्रायंगल बना ओपीएम, बना ना जी, ओपीएम। ओपीएम क्या बना, एक ट्रायंगल बना।
अब एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, तो आप जरा सोचिए ओ एम बराबर क्या है, बोलिए एक्स, ओ एम बराबर एक्स, और बोलिए पी एम बराबर कितना है वाई, कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम से। अब जो है बोधायन थ्योरम पता ही है आप लोगों को, तो बोधायन थ्योरम के अनुसार ये फॉर्मूला होता है ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए ओ एम स्क्वायर प्लस, बोलिए प्लस PM स्क्वायर पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, ओ एम कितना है एक्स स्क्वायर, इतना है वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप एक दूसरा तरीका का भी यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सेम रिजल्ट आएगा। वो कौन सा तरीका, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं ना आप लोग, तो डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज करेंगे तो जरा सोचिए ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यही ना होता है जी। तो आप किसी को x1 x2 मान लीजिए, तो OP कितना है a स्क्वायर, अब बोलिए 1 x माइनस 0 का, हाँ देखिए ये रूट में होता है, और चूंकि हम यहाँ OP स्क्वायर कर दिए हैं तो रूट में नहीं होगा। चलिए तो क्या होगा, बोलिए x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, हाँ, तो x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए नियम क्या कहता है कि जिसका इक्वेशन निकालना हो उस पर एक करेंट पॉइंट पी एक्स वाई ले लेते हैं और दिए हुए कंडीशन के अनुसार उसमें एक रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन कहलाता है। तो यह क्या हो गया, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज ए या आर। तो लिखिए टू फाइंड, पहले आप समझ लेना और उसके बाद लिखना। तो टू फाइंड है ना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज ए, और इसका नाम होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या नाम होता है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर जो है मान लिया जाए अल्फा बीटा है, ठीक है ना। अब इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, क्या है, अल्फा बीटा। जब ओरिजिन सेंटर रहे तो उसका तो हम लोग देख चुके, और तो इस सर्कल का और रेडियस जो है मान लिया जाए ए हो, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is alpha beta and whose radius is a। समझ गए ना। तो अब आइए देखा जाए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इस पर एक करेंट पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे, यह प्रोसेस तो सेम रहेगा, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम फिर इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज करेंगे तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए डायरेक्ट लिख दे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसलिए
एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? Beta square. हाँ, तो यह दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज अल्फा बीटा एंड हुज रेडियस इज ए। क्लियर? अब देखिए, इसको जनरल इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनरल इक्वेशन। तो इसका हम नाम दे दें जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, है ना? जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। कहीं कहीं सेंट्रल इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो जनरल इक्वेशन या सेंट्रल इक्वेशन। अब देखिए, जनरल इक्वेशन से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? Origin of the हाँ, इफ अल्फा एंड बीटा, है ना, 0 0 ले लेंगे तो जनरल इक्वेशन किस में बदल जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब एक दूसरी बात, मान लिया जाए कि कहीं अगर ऐसा लिखा हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे? क्या यह एक सर्कल का इक्वेशन है? इस सर्कल का सेंटर कितना है? 5. हाँ, सेंटर कितना है? 3 4। देख कर ही आप पता चल जाएगा सेंटर कितना है? 3 4। रेडियस कितना है? चलिए, वेरी गुड। x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या यह सर्कल का जनरल इक्वेशन है? सेंटर कितना है? 3 minus 4. 3 और -4, यहाँ प्लस है ना, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं y या -4 ऐसे, या तब स्क्वायर कह दीजिए। तो जनरल में ये माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो क्लियर है ना? तो किसी भी इक्वेशन को निकालना हो तो जब हमको सेंटर और रेडियस पता हो तो इक्वेशन निकाल लेंगे, और जब इक्वेशन पता हो तो हम उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं।